हेलो साथियों, सभी को नमस्कार। आज हम एक नए विषय भारत के भूगोल के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान देना, इतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है ये। सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में यहाँ से क्या आते हैं, सवाल आते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हेडिंग लिखो, भारत का भूगोल। क्या पढ़ेंगे हम? भारत का भूगोल। इस विषय को शुरू से ही पढ़ाया जाएगा और लास्ट तक जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं सभी को कवर कराया जाएगा। ठीक है। देखो, सबसे पहले भूगोल पढ़ने के लिए भारत का आपको विश्व का नक्शा आना चाहिए, रफली बनाना, और भारत का तो कम से कम आना ही चाहिए, तभी थोड़ा ये सब्जेक्ट समझ में आएगा। तो एक हम पहले रफली डायग्राम खींच लेते हैं भारत के नक्शे का। रफ टाइप से बनाना आना चाहिए, ऐसे नहीं कि बिल्कुल ऐसे ही बनाना है एग्जैक्ट। एक रफली डायग्राम बनाना आपको आना चाहिए। ठीक है, इस टाइप से एक मैप भारत का आपको बनाना आना चाहिए। ठीक है भाई सभी को। तो एक रफली हमने ये मैप खींच लिया भारत का। यहां पर हम इस पे श्रीलंका को दर्शा देते हैं। ठीक। अब देखो, ध्यान देना, सबसे पहले हम भारत के सामान्य परिचय में देखेंगे भारत की स्थिति और आकार के बारे में। तो हमारा जो टॉपिक रहेगा भारत की स्थिति एवं आकार। ठीक है, आकार। तो सबसे पहले भारत के भूगोल के अंतर्गत हम भारत के सामान्य परिचय में क्या जानेंगे, भारत की स्थिति और उसका आकार। तो ध्यान देना, भारत की स्थिति का यहां पर मतलब है कि भारत विश्व में ग्लोब पर कहां स्थित है, यह हम जानेंगे। तो सबसे पहले एक बेसिक में आपको यह समझना है, ये मान ली ग्लोब, ये क्या है, ग्लोब। ग्लोब पर हम भारत की स्थिति देखेंगे। सबसे पहले ध्यान देना, एक रेखा, ये काल्पनिक रेखाएं हैं। पृथ्वी पर कुछ हमने खड़ी रेखाएं मान ली हैं और कुछ पड़ी रेखाएं। तो जो पड़ी रेखाएं हैं उनको बोलते हैं हम अक्षांश रेखाएं। तो पहला पॉइंट ये याद रखना, पड़ी रेखाएं क्या कहलाएंगी, अक्षांश रेखाएं, अक्षांश। और जो पृथ्वी पर खड़ी लाइन खींची जाएंगी वो कहलाएंगी देशांतर। तो अभी हम किसके बारे में बात करेंगे, अक्षांश रेखाओं के बारे में। तो ये पृथ्वी है, इस ग्लोब पर ये देखना, जो पृथ्वी को जो रेखा बीचों बीच से काटती है उसका नाम है भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। ठीक है, इसी को ही हम विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। इसी का दूसरा नाम क्या है, विषुवत रेखा या इक्वेटर, इक्वेटर लाइन। ठीक है, ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं, क्योंकि भू को यानी पृथ्वी को दो भागों में बांट रहे, तो इसका नाम भूमध्य रेखा। और इसको बोलते हैं हम 0 डिग्री अक्षांश। क्या है ये, 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश, अक्षांश। ठीक है, इतना सभी को क्लियर है। जिस प्रकार इस रेखा ने भूमि किसको, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में काटा। अब ध्यान देना, इसी से ये कहलाएगा उत्तरी ध्रुव, उत्तरी गोलार्ध, और ये वाला हिस्सा कहलाएगा दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। अब हमने गोले को, ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांट लिया, उत्तरी भाग उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग दक्षिणी गोलार्ध। तो ध्यान देना इसी में। अब हम उत्तरी गोलार्ध में ऊपर की तरफ चलेंगे तो ये 1 डिग्री अक्षांश, ऐसे ही हम 2 डिग्री अक्षांश। तो इसी प्रकार ये नॉर्थ में हम लाइनें खींचते जा रहे हैं। एक कंडीशन में यहां पर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश रेखा, और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को किस नाम से जानते हैं, कर्क रेखा को। इसको क्या कहते हैं, कर्क रेखा। तो ये पॉइंट आपको याद रखना। ऊपर की तरफ हम जब चलेंगे तो 66.5 डिग्री पर
66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। तो इसको नाम दिया जाएगा आर्कटिक वृत्त। क्या कहा जाएगा इसको? आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त, जो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। और यहां पर 90 डिग्री अक्षांश, 90 डिग्री अक्षांश, जिसको क्या बोला जाएगा? उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। तो ध्यान देना, हमने अभी तक कितना समझा कि ग्लोब पर हम भारत की स्थिति देखेंगे, विश्व में कहां पर है। तो हमने जाना अक्षांश रेखाएं, जो ग्लोब पर पड़ी रेखाएं खींची गई हैं, काल्पनिक रेखाएं, उनको क्या कहा जाता है? अक्षांश रेखाएं। जिसमें हमने जाना 0 डिग्री उत्तरी, 0 डिग्री को क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या बोलते हैं? आर्कटिक वृत्त। उसी प्रकार जब हम दक्षिण में रेखाएं खींचेंगे, 1 डिग्री, 2 डिग्री अक्षांश, और फिर कंडीशन आएगी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, दक्षिणी, साउथ लिखे देता हूं। इसको बोलेंगे हम मकर रेखा। क्या बोलेंगे? मकर रेखा। तो ये पॉइंट याद रखना। इसी प्रकार 66.5 डिग्री साउथ को क्या बोलेंगे? अंटार्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त। तो ये बेसिक से पहले इतना जान लो कि पृथ्वी पर पड़ी रेखाएं क्या कहलाती हैं? अक्षांश रेखाएं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, उसका क्या नाम है? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त। ठीक है। उसी प्रकार दक्षिण में जाएंगे, दक्षिणी गोलार्ध में, तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा। 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को किस नाम से जानेंगे? आर्कटिक वृत्त। ठीक है, सभी को क्लियर? उसी प्रकार देखना, अब कुछ पृथ्वी पर खड़ी लाइनें खींची गई हैं। ठीक है, खड़ी लाइनें, ये वाला पॉइंट था 90 डिग्री, ये दक्षिणी ध्रुव है, इसका क्या नाम है? दक्षिणी ध्रुव। ठीक, तो जो रेखाएं पृथ्वी पर खड़ी रेखाएं, खड़ी रेखाएं, ठीक है, ये लेटीट्यूड है, ये लॉन्गिट्यूड है, उनको क्या बोला जाएगा? देशांतर, देशांतर रेखाएं। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देशांतर रेखाएं ये खींची गई हैं, तो देशांतर रेखाओं के हिसाब से ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा? ये वाला पार्ट कहलाएगा पूर्वी गोलार्ध। ये क्या कहलाएगा? संपूर्ण पूर्वी गोलार्ध। और ये पश्चिमी गोलार्ध। तो ये पश्चिमी गोलार्ध, गोलार्ध, और ये संपूर्ण भाग पूर्वी गोलार्ध। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखो यहां से हम समझेंगे कि अगर हम इनको एक पृष्ठ पर खींचे, रेखाओं को एक पृष्ठ पर हम ये रेखाएं खींच रहे हैं, ठीक है, ये खड़ी रेखाएं हो गई, ये अक्षांश रेखाएं होंगी, पड़ी रेखाएं। ठीक, ये 0 डिग्री इसको मान लो देशांतर रेखा। ठीक, और इसको क्या मान लो? 0 डिग्री अक्षांश रेखा यानी भूमध्य रेखा, रेखा। ठीक है, अब देखो, अगर हमें यहां पर किसी बिंदु की स्थिति देखनी हो, ये 1 है, ये 2 अक्षांश, ये 3, ये 1, ये 2, ये 3, ये पूर्वी गोलार्ध, ये पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, मैं रेड से कर देता हूं, जो 0 डिग्री अक्षांश है और जो 0 डिग्री देशांतर है। अब हमें इस पर किसी बिंदु की स्थिति देखनी है। सपोज एक बिंदु यहां पर है, ठीक है, तो ग्लोब पर हम कैसे बोलेंगे इसको? कि यह बिंदु 1 डिग्री किस पर? 1 डिग्री देशांतर, और कौन सी? पूर्वी देशांतर पे है, और अक्षांश के हिसाब से ये किस पर है? 0 डिग्री यानी भूमध्य रेखा पर। तो ये समझेंगे। अब देखो ध्यान देना, क्योंकि भारत विश्व में, अब गोला तो है नहीं, एक बिंदु तो है नहीं, तो ये भारत कहां पर है? कर्क रेखा के बीचों बीच, यहां पर ये इंडिया है। ठीक है, ऐसा मान लेना, ये मान लिया भारत। ठीक है, तो अब क्योंकि एक रेखा यहां से गुजरेगी, एक यहां से गुजरेगी अक्षांश, और इधर देशांतर गुजरेगी, इधर भी देशांतर। ठीक है, तो हम उसी को अब पढ़ेंगे, भारत की ग्लोब पर स्थिति। तो जो भारत की मुख्य भूमि है, वहां पर
जो रेखा जा रही है वो कहां, किस बिंदु से जा रही है, 8 डिग्री 4 मिनट से, ठीक है। यानी 8 और 9 के बीच में भारत की स्थिति है यहां पर अक्षांशों के हिसाब से, और कौन से उस पर, अक्षांशों के हिसाब से उत्तर में, तो 8 डिग्री 4 मिनट से। और फिर हम ऊपर देखेंगे, यहीं पर जब देखेंगे अक्षांशों में, तो ऊपर यानी यहां से कौन सी गई, 8 डिग्री 4 मिनट ग्लोब पर, और ऊपर कौन सी जाएगी, 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। ये समझ में आएगा। यहां पर देखो ग्लोब पर जो रेखा गुजर रही है वो 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण से गुजर रही है और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर से गुजर रही है। और जो बीचों बीच जा रही है वो कौन सी है, भूमध्य रेखा। जो बीचों बीच एक रेखा जाती है, सॉरी वो है कर्क रेखा। कौन सी रेखा, कर्क, इसको नाम देंगे कैंसर लाइन, कर्क रेखा, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब हम देखेंगे कि देशांतर के हिसाब से भारत कहां है, तो इधर कौन सी रेखा जा रही है देशांतर के हिसाब से, यहां देखो तो ये वाली है 68 डिग्री 7 मिनट, ठीक है। और इधर देखेंगे इधर से, तो यहां से जा रही है 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे बोलेंगे, अब भारत कहां पर है, अक्षांशों के हिसाब से उत्तर में है, अक्षांशों के हिसाब से भारत कहां हुआ, उत्तर में। और देशांतर के हिसाब से अगर हम देखें तो देशांतर के हिसाब से पूरब में। तो हम इसको क्या बोलेंगे कि भारत की अक्षांशीय स्थिति क्या है, पहले अक्षांशीय स्थिति। तो पहला भारत की, या भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना, अक्षांशीय विस्तार, ठीक है। अक्षांशीय विस्तार देखेंगे तो क्या लिखेंगे, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर, नॉर्थ में ही है क्योंकि हम अक्षांश के हिसाब से कितना, हम नॉर्थ में हैं, तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से कितना, 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। अक्षांशीय विस्तार है हमारा। और अगर मुख्य भूमि से देखेंगे, हम मुख्य भूमि से विस्तार देखेंगे तो यहां पर ध्यान देना, भारत के इधर ये वाला हिस्सा क्या है, जल क्षेत्र है, क्या है, जल, ये जल क्षेत्र है। इधर की साइड है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, इधर है अरब सागर, अरब सागर, और यहां पर दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर, ठीक है, हिंद। चलो इसको ऐसे ही रहने दो, ऐसे ही समझ लेना क्योंकि फिर लिखने में दिक्कत होगी, हिंद महासागर। तो अभी तक भारत का हमने अक्षांशीय विस्तार जाना, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। और अगर ये तो मुख्य भूमि से, जो बंगाल की खाड़ी में कौन से हमारे द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इस टाइप से जो 572 द्वीप हैं, तो यहां पर एक द्वीप है ग्रेट या बड़ा निकोबार, ठीक है, ग्रेट निकोबार, इसी को बोलते हैं बड़ा निकोबार, ठीक है। तो यहां है 6 डिग्री 4 मिनट, कितना है, 6 डिग्री 4 मिनट। अगर संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार पूछा जाएगा तो आप कहां से लोगे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार से 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। तो फिर हम लिखेंगे इसको अक्षांशीय विस्तार को संपूर्ण, अगर पूछा जाएगा संपूर्ण, संपूर्ण तो 6 डिग्री 4 मिनट से कितना, नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ठीक। यहां तक सभी को क्लियर है। अब हम भारत का क्या देखेंगे, देशांतरीय विस्तार। तो देशांतरीय विस्तार, देशांतर के हिसाब से भारत कहां था, पूरब में, ठीक है। तो देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट से, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व, क्योंकि हम कहां हैं, पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। तो इतना समझ में आया। अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने देखा कि भारत के सबसे पूर्वी क्षेत्र से कौन सी रेखा गुजरती है, पश्चिमी क्षेत्र से कौन सी गुजरती है, सबसे उत्तरी से कौन सी गुजरती है, और सबसे दक्षिणी तक। इसी को ही हम बोलते हैं भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। और देखो ध्यान देना, जब हम
इतना हमने देख लिया कि 8 डिग्री 4 मिनट से कितना है, 37 डिग्री 6 मिनट। तो जब हम इसके आकार को निकालेंगे, अब देखो 37 डिग्री 6 मिनट में से कितना, ये ध्यान देना, 37 डिग्री 6 मिनट में से कितना घटाओ, 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट माइनस करो तो कितना आएगा, 29.2, यानी 29 डिग्री 2 मिनट, इतना आया। तो अक्षांश विस्तार को हम कितना लिख सकते हैं, 29.2 का मतलब लगभग 30 मान लेते हैं, कितना लगभग में, ये 30 है लगभग, ये ध्यान रखना। उसी प्रकार हम जब देशांतरीय विस्तार देखेंगे तो कितना, 97 डिग्री 25 मिनट में से कितना माइनस करेंगे, 68 डिग्री 7 मिनट, तो ये लगभग आया 29 डिग्री 18, 29 डिग्री 18 मिनट, 29 डिग्री 18 मिनट आया, और ये 29 डिग्री 2 मिनट। तो इसको भी हम लगभग कितना मान लेंगे, लगभग में 30, और इसको भी लगभग में हमने 30 मान लिया, तो 30। तो भारत का यानी अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार कितना, 30। तो भारत की मतलब क्या होना चाहिए, ऐसे क्या प्रूफ होता है कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक की लंबाई बराबर होनी चाहिए, और पूर्व से पश्चिम तक की, परंतु ऐसा नहीं है। इसका कारण यह है कि जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो पृथ्वी को एक दूसरे पर कभी भी ओवरलैपिंग नहीं करती, अक्षांश रेखाएं, और जो देशांतर रेखाएं होती हैं उनकी लंबाई ध्रुवों पर तो क्या होती है, ध्रुवों पर सबसे कम होती है, और जैसे ही ये कहां पर आती है, 0 डिग्री भूमध्य रेखा पर, कौन सी रेखा पर, भूमध्य रेखा पर, तो यहां इनकी लंबाई बढ़ जाती है। और ध्यान देना, दो अक्षांश या दो देशांतरों के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है, लगभग होती है 111 किलोमीटर, ठीक है, कितनी होती है, 111 किलोमीटर। तो ध्यान देना, अगर तुमसे पूछा जाए कि भारत का अक्षांश विस्तार क्या है, तो 30 क्या बोल सकते हो, 30 मिनट लगभग, 30 डिग्री, और देशांतरीय विस्तार भी कितना है, 30 डिग्री। तो इसीलिए भारत की जो आकृति बताई गई है वो कौन सी बताई गई है, लगभग में बराबर है, तो सम चतुष्कोणीय, तो ये भारत की आकृति है सम चतुष्कोणीय। इतना सभी को क्लियर है। हमने जाना इसमें कि भारत ग्लोब पर कहां स्थित है, तो जब भी अगर यह पूछा जाएगा भारत ग्लोब पर कहां स्थित है, तो उत्तर पूर्व में, कहां पर, उत्तर पूर्व में, यह बताना आपको, ठीक है। अक्षांशों के हिसाब से कहां पर हैं हम, अक्षांशों के हिसाब से हम उत्तरी गोलार्ध में हैं, और देशांतरों के हिसाब से हम पूर्वी गोलार्ध में। तो इतनी बातें हमको याद रखनी है। अब ध्यान देना, यहां से यहां तक की जो दूरी होती है यह होती है 32-14 किलोमीटर, कितनी, 32-14 किलोमीटर, यानी 3214 किलोमीटर। और जो पूर्व से पश्चिम की होती है, यहां से मिलाते हैं हम इसको और यहां तक लास्ट बिंदु तक, तो ये होती है 29-33 किलोमीटर, ठीक है। अगर पूछा जाए कि भारत की उत्तर से लेकर दक्षिण तक की लंबाई कितनी है, तो 3214 किलोमीटर, और पश्चिम से पूर्व तक की लंबाई पूछी जाए तो 2933 किलोमीटर। अभी तक इसको नोट करें आप, फिर हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। इसको नोट करें, पहले स्क्रीनशॉट लें इसका। ये सभी तो कोई इतना सब तक समझ में आया। अब देखो, ध्यान देना, अब हम देखेंगे भारत का क्षेत्रफल कितना है, ठीक है। भारत का क्षेत्रफल कितना है, ये इधर बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, ठीक, और इधर ये क्या है दक्षिण में, अरब सागर, अरब सागर, ये ध्यान रखना, ठीक है।
अब हम पहले करेंगे भारत का क्या। अब हम एक लाइन में अगर लिखें कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना था, अक्षांशीय विस्तार, तो हम बोल सकते हैं क्या 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू कितना 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ठीक है। और इसके बराबर में कितना 30, लगभग कितना 30 डिग्री। और भारत का देशांतरीय विस्तार, भारत का देशांतरीय विस्तार ये कितना है 37 डिग्री कितना 6 मिनट से टू कितना सॉरी 37 नहीं 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, और ये भी लगभग कितना 30। और आकृति भारत की अगर आए एग्जाम में आकृति, क्योंकि दोनों में लगभग 30 बैठ रही है, तो समचतुष्कोणीय, ठीक है, ये याद रखना, कोणीय, ये पॉइंट याद रखना। अब देखो, अब हम बात करेंगे कि ग्लोब पर यानी पूरी पृथ्वी पर भारत के पास कितनी जमीन है। तो ध्यान देना, जो भारत का क्षेत्रफल है, भारत का क्षेत्रफल अगर तुमसे पूछा जाए तो आप आंसर दोगे 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर कितना है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और ये संपूर्ण विश्व का कितना है, ये संपूर्ण विश्व का 2.42% है, ठीक है। अगर पूछा जाए कि भारत के पास संपूर्ण विश्व की कितनी जमीन है, तो सीधा सा आंसर क्या बैठेगा 2.42%। और क्षेत्रफल अगर पूछा जाए तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। बिल्कुल सिंपल है, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। फिर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से हम विश्व में कौन सा स्थान रखते हैं, ठीक है। तो याद रखना, क्षेत्रफल की दृष्टि से हम विश्व में 7वां स्थान रखते हैं। कौन सा स्थान 7वां। अब हमें कम से कम टॉप 10 देश याद होने चाहिए जिनसे सवाल बन सकता है कि दुनिया के सबसे बड़े देश कौन से हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो ध्यान देना, जो सबसे बड़े देश हैं उनमें पहले पर रूस, दूसरे पर कनाडा, तीसरे पर अमेरिका यूएसए, इसको क्या बोल सकते हो यूएसए, चौथे पर चीन, पांचवें पर कौन है, पांचवें पर ब्राजील, ठीक है। और छठे पर अगर पूछा जाए, छठे नंबर पर, तो ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, सातवें पर भारत, अभी मैंने बताया था भारत पर स्टार मार्क कर लें। सातवें पर कौन है भारत, भारत। और आठवें पर अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, ठीक। नौवें पर कजाकिस्तान, कजाकिस्तान। और 10वें पर अल्जीरिया, 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 ठीक है। तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया के 10 बड़े देश हैं। इनमें से ही क्वेश्चन बनता है, देखो ध्यान देना। ये कजाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड देश है, स्थलरुद्ध देश। क्या है, यहां से क्वेश्चन बनता, दुनिया का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश, स्थलरुद्ध देश, यहां से भी ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। यानी कजाकिस्तान की सीमा किसी भी सागर या महासागर से नहीं लगती। अल्जीरिया अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है, अफ्रीका महाद्वीप का, किसके हिसाब से क्षेत्रफल, सबसे बड़ा देश, बड़ा देश। ध्यान देना, यूएसए और ब्राजील दो ऐसे देश रहेंगे कि ये जनसंख्या और आकार में दोनों में ही सेम रैंक रखते हैं, जब हम अभी बात करेंगे जनसंख्या की। इतना सबको समझ में आया। दुनिया, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो कुल कितना है दुनिया का 2.42%। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान, 7वां स्थान।
पहले स्थान पर रूस, दूसरे पर कनाडा, तीसरे पर यूएसए, चौथे पर चीन, पांचवें पर ब्राजील, छठे पर ऑस्ट्रेलिया, सातवें पर भारत, आठवें पर अर्जेंटीना, नौवें पर कजाकिस्तान और 10वें पर अल्जीरिया। यहां तक सभी को क्लियर है। अभी हमने केवल किसके हिसाब से भारत की रैंकिंग जानी, क्षेत्रफल के हिसाब से। ठीक है, अब इसको तुम नोट करो, फिर हम करेंगे जनसंख्या के हिसाब से भारत की क्या स्थिति है दुनिया में। तो नोट करो इसको। ध्यान देना, जनसंख्या के हिसाब से भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है, दूसरा। तो दूसरा रखना, जनसंख्या की दृष्टि से कौन सी रैंक है, सेकंड रैंक है। ठीक है, उसके बाद हमें जनसंख्या की दृष्टि से जो टॉप 10 देश हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो पहला देश कौन सा, इसमें पहला देश है जनसंख्या की दृष्टि से चीन, दूसरा देश है भारत, तीसरा देश फिर यूएसए यानी अमेरिका, चौथा देश जनसंख्या की दृष्टि से इंडोनेशिया, पांचवा देश ब्राजील और यूएसए की रैंकिंग सेम है। छठा देश पाकिस्तान और सातवां देश कौन है, नाइजीरिया। आठवां देश है बांग्लादेश। नौवां देश है रूस और 10वां देश है जापान। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, जनसंख्या के हिसाब से टॉप 10 देश। तो हम कौन से पाते हैं जनसंख्या की दृष्टि से, सेकंड में। पहले पर चीन है, दूसरे पर भारत, अपना भारत, तीसरे पर यूएसए, चौथे पर इंडोनेशिया, पांचवें पर ब्राजील, छठे पर पाकिस्तान, सातवें पर नाइजीरिया जो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है, बांग्लादेश, फिर रूस, फिर जापान। तो ये क्या है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया की जनसंख्या की दृष्टि से दुनिया से टॉप 10 देश हैं। ठीक है, अब हम अगले पॉइंट पर बात करेंगे कि भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है। तो ध्यान देना, यहां से ये स्थलीय सीमा हम अगर ऐसा काउंट करेंगे इसको, ये अभी हम नीचे समुद्री सीमा की बात नहीं करेंगे, तो भारत की स्थलीय सीमा की, तो यहां पर लिखना भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई की कुल लंबाई। तो जब सभी देश की सीमाओं को काउंट करा जाता है और फिर जोड़ा जाता है तो ये लगभग आती है 15,200 किलोमीटर। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आए कि भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है, तो 15,200 किलोमीटर। अब हम तटीय सीमाओं की बात करें, तटीय सीमाओं की, ये वाली कोस्टल एरिया है, तो मुख्य तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, मुख्य तटीय सीमा की लंबाई तो वो कितनी है, 6100 किलोमीटर। ये पॉइंट याद रखना। और अगर हम इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इधर लक्षद्वीप, ये क्या है लक्षद्वीप, और अन्य द्वीपों की सीमा को भी इसमें ऐड कर दें, तो कुल तटीय सीमा की लंबाई कितनी बैठती है, तो वो बैठती है 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, तो ये सीधा सीधा याद रखने हमको फैक्ट। भारत की मुख्य सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर, भारत की तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर, द्वीपों सहित, ये कितनी है, द्वीपों सहित जितने द्वीप हैं, तो द्वीपों सहित 7516.6 किलोमीटर यानी 7516 किलोमीटर। इतना आपने जाना, इसको नोट करें।
फिर हम बात करेंगे कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है, दक्षिणी बिंदु क्या है, पूर्वी बिंदु क्या है, पश्चिमी बिंदु क्या है। तो इसको नोट करें। अब ध्यान देना, अब हम बात करेंगे कि भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है, या उत्तरी बिंदु कौन सा है, दक्षिणी राज्य कौन सा है। तो ध्यान देना, यहां पर सबसे उत्तरी बिंदु जो 37 डिग्री 6 मिनट पर है उसका नाम है इंदिरा कोल, और ये कहां पर है, लद्दाख में, इंदिरा कोल। तो पहला क्वेश्चन, सबसे उत्तरी बिंदु, उत्तरी बिंदु तो क्या है, इंदिरा कोल। सीधा फैक्ट पूछा जाएगा एग्जाम में, इंदिरा कोल, ठीक है। और ये कहां पर है, लद्दाख में। कहां पर है, लद्दाख, ये पॉइंट याद रखना। अगर इसकी स्थिति पूछी जाए तो 37 डिग्री 6 मिनट पर है ये। अब मुख्य सीमा का, मुख्य सीमा का दक्षिणतम बिंदु, तम बिंदु, देखो अब हम बात करेंगे जो ये वाली मुख्य सीमा भारत की। अब हम अभी द्वीपों की बात नहीं कर रहे, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर है 6 डिग्री 4 मिनट, अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे। तो मुख्य सीमा का सबसे दक्षिणतम बिंदु अगर पूछा जाए तो यहां पर है, जिसका नाम है कन्याकुमारी। क्या नाम है, कन्याकुमारी। तो इसका आंसर आएगा कन्याकुमारी। और ये किस राज्य में है, ये तमिलनाडु में है। टीएन लिख दिया मैंने शॉर्ट में, तमिलनाडु। एक बार क्वेश्चन ये आया कि कन्याकुमारी का एक और नाम है कैप कोमोरिन। कैप कोमोरिन, इसी को क्या बोला जाएगा, कैप कोमोरिन, या इसी का एक नाम कुमारी अंतरीप। तो ये किसके नाम है सब, यहां पर ये क्या है, कन्याकुमारी, ठीक है। तो मुख्य सीमा का अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, तो अब हम पढ़ेंगे फिर इंदिरा पॉइंट को, और मुख्य सीमा अगर शब्द वो लगा दे तो फिर हम आंसर देंगे कन्याकुमारी। तो तीसरा क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, दक्षिणतम बिंदु। तो सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, यहां पर है एक बिंदु ग्रेट निकोबार में, ग्रेट या बड़ा निकोबार भी इसको बोलते हैं, बड़ा निकोबार में, और उसका नाम क्या है, इंदिरा, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, या इसको पिगमिलियन, पिगमिलियन पॉइंट भी कहा जाता है, ठीक है। ये इसी के नाम है। और ये कहां पर है, कितनी बार क्वेश्चन आता है, ये ग्रेट या बड़े निकोबार में है इंदिरा पॉइंट। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट जो दक्षिणतम बिंदु का। और कहां पर, ग्रेट या बड़े निकोबार में। नाम ध्यान रखना, यही पूछा जाता, ग्रेट या बड़े निकोबार में, ठीक है। तो अब मुख्य सीमा का दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए तो कन्याकुमारी, और ओवरऑल दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए तो इंदिरा पॉइंट या पिगमिलियन पॉइंट। ध्यान देना, वर्ष 2004 की सुनामी में इंदिरा पॉइंट क्या हो गया, डूब गया, ठीक है ना, ये विलुप्त हो गया एक प्रकार से, ऐसा मानना। अब हम देखेंगे भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु, पश्चिमी बिंदु तो ये है गौर माता। क्या है, गौर माता। और कहां पर है, गुजरात, गुजरात राज्य में। इसको कभी कभी गुहीर मोती नाम से भी वो पूछता, ये पूछा हुआ घटना चक्र में आया है, गुहीर मोती या गौर माता। तो वो किस राज्य में, गुजरात। इसका मतलब क्या है कि भारत का सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है, गुजरात। उत्तरी पूछा जाए तो लद्दाख, दक्षिणी पूछा जाए तो तमिलनाडु, ठीक। अब हम अगला देखेंगे, कौन सा, पूर्वी बिंदु, ये वाला बिंदु। भारत का सबसे
पूर्वी बिंदु। तो सबसे पूर्वी राज्य है हमारा अरुणाचल प्रदेश, ये वाला, और पूर्वी बिंदु है यहां पर किबुथु। क्या है? किबुथु। कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो राज्य भी याद रखने, कभी कभी बिंदु ना पूछते, केवल इतने ही क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है। तो पूर्वी राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। पश्चिमी राज्य पूछे तो गुजरात। मुख्य सीमा का दक्षिणतम राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। और उत्तर में लद्दाख। तो ये 4 अलग क्वेश्चन थे। इनको आप इस प्रकार भी याद कर सकते हैं, एक ऐसा इस टाइप से बनाकर ऊपर लिख लो इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल, ठीक, और ये लद्दाख, नीचे इधर लिख लो किबुथु, किबुथु कहां पर? अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। नीचे लिख लो मुख्य सीमा का पहले कन्याकुमारी, कन्याकुमारी, इसके मैंने 3 नाम बताए, कुमारी अंतरीप, कन्याकुमारी, यह कहां पर है? तमिलनाडु। और इधर पश्चिमी बिंदु पूछा जाए तो गौर माता, इसका भी मैंने एक नाम और बताया, गुहिर मोती, ये गुजरात। तो इस टाइप से भी आप याद कर सकते हो, पूरा पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। और यहीं पर सबसे दक्षिणतम ध्यान रखना अलग है, वो इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। और ये कहां पर है? ग्रेट निकोबार में, ग्रेट निकोबार, ठीक। तो ये पॉइंट आपको याद रखना, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनको स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे चर्चा करेंगे। अब हम अभी तक हमने क्या बात करी? भारत की हमने देखी अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति, हमने देखा भारत का विश्व में क्षेत्रफल के हिसाब से, फिर देखा जनसंख्या की दृष्टि से क्या है, और फिर हमने बात करी सबसे उत्तरी बिंदु और सबसे दक्षिणी बिंदु। अब हम बात करेंगे, ध्यान देना, एक क्वेश्चन आता है कि भारत को कौन सी रेखा बीचों बीच या मध्य से विभाजित करती है। तो वो रेखा मैंने सबसे पहले ही बता दी, यहां पर खींच दी, कर्क रेखा, ठीक है। तो अब हम कर्क रेखा के बारे में बात करेंगे। तो पहला पॉइंट तो यही आ जाएगा कि कर्क रेखा, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, ठीक है। भारत को मध्य या बीचों बीच, बीचों बीच से विभाजित करती है, विभाजित करती है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से राज्यों से होकर जाती है ये, ठीक है। तो हम देखेंगे पश्चिम से पूरब, देखो ये सबसे पहले गुजरात से होकर जाएगी, फिर दूसरा स्टेट राजस्थान से होकर जाएगी, फिर मध्य प्रदेश से होकर जाएगी, फिर झारखंड, छत्तीसगढ़, ठीक है, और इधर बंगाल। तो 6 तो यहां हो जाएंगे। फिर ये बांग्लादेश से होकर जाएगी, एक देश पड़ेगा, और बांग्लादेश के बाद त्रिपुरा, और फिर मिजोरम, ठीक है। तो मैं क्रम लिख देता हूं इनका, क्रम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये। तो पहला राज्य कौन सा? गुजरात। एक रेखा खींच लो, इसको मान लो हमने कर्क रेखा यहां पर कर ली, ये कर्क रेखा होगी, ठीक है। एक एक राज्य को दर्शाओ, 5, 6, 7 और 8, ठीक है। एक राज्य कौन सा है? गुजरात, राजस्थान, ठीक, फिर एमपी यानी मध्य प्रदेश, फिर झारखंड, छत्तीसगढ़, ठीक, और फिर पश्चिम बंगाल, और तुम्हारा कौन सा? ये त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये कितने राज्यों से जाती है? 8 राज्यों से, ठीक। फिर यहीं पर क्वेश्चन आएगा कि इसकी सबसे अधिक लंबाई किस राज्य में है। तो अगर सबसे अधिक लंबाई पूछी जाए तो कर्क रेखा की, रेखा की सबसे अधिक लंबाई, अधिक लंबाई, और मैंने इसको कर दिया कहां पर? एमपी, ठीक है। तो कहां पर है? एमपी।
इसका आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, एमपी मैंने लिख दिया, ठीक है। सबसे कम लंबाई पूछी जाए, सबसे कम लंबाई किस राज्य में है? तो वो है राजस्थान। इसका आंसर क्या होगा? राजस्थान। राजस्थान। वैसे तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, परंतु कर्क रेखा इसके बहुत ही मामूली से क्षेत्रफल से होकर टच होती है। तो सबसे अधिक लंबाई एमपी में, सबसे कम लंबाई राजस्थान में। फिर यहीं पर क्वेश्चन आएगा कि इन राज्यों में किसकी राजधानी सबसे पास है और किसकी सबसे दूर है। तो इन 8 राज्यों में सबसे पास राजधानी वो है किसकी? सबसे पास है झारखंड की और सबसे दूर है राजस्थान की, ठीक है। तो यहीं पर नोट कर लेना, सबसे दूर राजधानी, कर्क रेखा से बात कर रहा हूं, कर्क रेखा से, और सबसे पास किसकी है? झारखंड की। यानी जयपुर सबसे दूर है जब कर्क रेखा से दूरी मापी जाए, और झारखंड क्या है की राजधानी रांची कर्क रेखा के सबसे समीप है। इन 8 राज्यों की बात कर रहा हूं मैं, सबसे समीप, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। एक पॉइंट ये याद रखना, जो हमारा इंदिरा पॉइंट है जो 23.5 डिग्री ये कर्क रेखा है, क्योंकि भारत के बीचों बीच से जाती है, तो यहां से मान लेना कि कौन सी रेखा जा रही है? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा से इंदिरा पॉइंट की दूरी 876 किलोमीटर है, 876 किलोमीटर। ये कभी कभी फैक्ट आ जाता है कि भारत के दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट से किसकी दूरी, भूमध्य रेखा की दूरी कितनी है? 876 किलोमीटर। तो हमने किसके बारे में जाना? अभी हमने जाना कर्क रेखा। यहां से सवाल बहुत बनता है एग्जाम में। पहला पॉइंट, भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है? टोटल 8 राज्यों से, ठीक है। फिर उनके नाम गिना देना, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसमें नॉर्थ ईस्ट के कितने हैं? 2 राज्य, ये भी याद रखना। फिर पूछा जाएगा सबसे ज्यादा लंबाई कर्क रेखा की किस राज्य में है? तो सबसे ज्यादा लंबाई किसमें है? एमपी में। सबसे कम लंबाई किसमें है? राजस्थान में। फिर इन 8 राज्यों में से सबसे पास राजधानी किसकी है कर्क रेखा के? तो रांची झारखंड की। और सबसे दूर राजधानी किसकी है? जयपुर की, ठीक है। तो इतने फैक्ट आपको इसमें याद रखने, किसके बारे में? कर्क रेखा, कि कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर जाती है, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना। ये 8 राज्यों के नाम याद रखना है, सबसे अधिक लंबाई ये रखना, पास की राजधानी, दूर की राजधानी, ये क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, ठीक है। एक फैक्ट वैसे ये भी बनता है, सिर्फ याद रख लेना, कभी पूछा जाए तो, इनमें राजस्थान, त्रिपुरा और मिजोरम की राजधानी क्या है? उत्तर में है, बाकी सबकी राजधानी कर्क रेखा के दक्षिण में है। इसको याद रख लेना, रखना चाहो तो, कोई इतना ज्यादा जरूरी भी नहीं है। इसको नोट करें। फिर हम बात करेंगे भारतीय मानक समय रेखा की। किसकी? भारतीय मानक समय रेखा। तो नोट करें, अब हम बात करेंगे भारतीय मानक समय रेखा। समय रेखा, ठीक है, भारतीय मानक समय रेखा। और ये कहां से कहां तक है? ये इधर से, ये वाली। और इस रेखा का नाम है 82.5 डिग्री देशांतर रेखा, ठीक है। तो भारतीय मानक रेखा, पूछा जाए भारतीय समय कौन सी रेखा से निर्धारित किया जाता है, तो पहला फैक्ट लिखना 82.5 डिग्री, ठीक है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी एग्जाम में आ जाता है 82.5, ठीक है, डिग्री, ठीक है। पूर्वी देशांतर, क्योंकि हम पूर्व में तो हैं ही, पूर्वी देशांतर, इस रेखा से हमारा क्या होता? समय निर्धारित होता, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना। समझने के लिए कैसे समझोगे? ये होगी भूमध्य रेखा, ये सभी क्या है? देशांतर रेखाएं, ठीक है। और जो अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा है, इसको मान लेना 0 डिग्री, 0 डिग्री देशांतर। समझने की चीजें थोड़ी सी यहां पर, ये फिर ऐसा मानना, ये रेखाएं, और भारत कहां पर है? भारत इधर, ये और ये, ठीक है। ये कर्क रेखा
ये मकर रेखा, ये भूमध्य रेखा 0 डिग्री, ये 23.5 डिग्री वाला है और ये 23.5 डिग्री वाला साउथ है, ठीक, ये नॉर्थ। तो भारत की जो मानक रेखा है वो है, इसको मानना, ये इसको मान लेना 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर, ठीक है। अब यहां से समझना, ये जो अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा है, ये लंदन के एक शहर है ग्रीनविच से होकर जाती है। कहां से? ग्रीनविच से। अब पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब, ऐसे पृथ्वी घूमती है। तो हमारा जो मानक समय है वो अंतरराष्ट्रीय मानक समय से कितना अधिक है? कितना? वो 5-5.5 घंटे, 5.5 या ऐसे अगर समय में लिखो तो घंटे अधिक, यानी जितना वहां पर समय होता है अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा से, तो हम 5.5 घंटा उससे क्या है? आगे। इस बात को हम अभी समझेंगे, पहले इसको समझना कि मैप में ये 82.5 डिग्री ये है पूर्वी देशांतर, इधर के देश पश्चिम में और इधर के देश पूरब में, ये है ग्रीनविच वाली अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा। अब ऐसा क्यों है? 5.5 घंटे हम अधिक क्यों है? अब जानेंगे। देखो इसमें, इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो अब ये समझना कि देशांतर रेखाओं की संख्या है 360। कितनी? 360, 360। और पृथ्वी, ये मानना पृथ्वी है और ये सूर्य है, ऐसा समझना। तो पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है, अपने अक्ष पर घूमती है, तो कुछ कितना समय लेती है? 24 घंटे का, अपने अक्ष पर, ठीक है, जब अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। और पृथ्वी पर देशांतर रेखाएं कितनी है? 360 देशांतर रेखाएं हैं। तो अगर ये ध्यान रखना, जैसे ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी जब ऐसे घूमेगी, इस टाइप से ये घूम रही है, तो एक पूरा चक्कर लगाने में अपने अक्ष पर उसको 24 घंटे का समय लगता है। तो अब हम निकालेंगे कि एक अक्षांश जब सूर्य के सामने, ये सूर्य या इसको सूर्य मानना और इसको पृथ्वी, तो सूर्य के सामने एक पूरा चक्कर लगाने में 24 घंटे, यानी 360 रेखाएं कब पार होती हैं? 24 घंटे में। तो हम निकालेंगे एक रेखा कितने में पास होगी। तो इसको ऐसा समझते हैं कि 360 रेखाओं को पार करने में 24 घंटे का समय लगता है, ठीक। तो एक अक्षांश को पार करने में कितना समय लगा? 24/360, और ये आता है 1/15 घंटे। और इसको हम मिनट बनाएंगे तो 1/15 गुणा इसमें 60 की क्या कर दो? गुणा कर दो, तो 15 चौका 60, तो 4 मिनट। यानी एक अक्षांश को सूर्य के सामने से गुजरने में कितना समय लगता है? 4 मिनट, ठीक है। कितना लगता है? 4 मिनट। और 0 के मुकाबले, 0 डिग्री के मुकाबले हम कहां पर हैं? 82.5 पर, 82.5 पर। तो हम 5.5 घंटे क्यों आगे रहेंगे? जब हम 82.5 की किस में गुणा करेंगे? 4 में। तो कितना आएगा? 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 है, तो 10 की 0 हासिल को 1, 8 चौक 32 और 1 33, तो 330 क्या आएंगे? मिनट। और अगर हम इसमें 60 का भाग कर देंगे तो घंटे आएंगे, 5.5 घंटे निकल गए, ठीक है। किससे भाग करने पर? 60 से भाग करने पर, करके देखना। तो हम इसलिए क्या है, हम 5.5 घंटे आगे हैं अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा से, ठीक है। और हमारा समय रेखा किससे निर्धारित करा जाता? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से, ठीक है। इसको नोट कर लो, करना चाहो तो भारत की जो मानक समय रेखा है, भारत की मानक समय रेखा क्या है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, इसको भारतीय मानक समय रेखा कहते हैं, ठीक है। और अगर यहीं से पूछा जाए कितने राज्यों से गुजरती है, तो 5 राज्यों से, 5। देखो, यूपी से, एमपी से, फिर छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, फिर आंध्र प्रदेश से। तो 5 राज्यों के नाम लिख लेना। यूपी, उत्तर प्रदेश, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, एमपी, ठीक है, फिर छत्तीसगढ़, फिर
उड़ीसा और फिर आंध्र प्रदेश। ठीक है, यानी यूपी से, एमपी से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से और आंध्र प्रदेश से 5 राज्यों से होकर जाती है। और हमारा समय कितना है? भारत का समय अभी मैंने निकाल कर बताया, भारत का समय 0 डिग्री देशांतर या अंतरराष्ट्रीय मानक तिथि रेखा, मानक समय रेखा से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। ये पॉइंट याद रखना। ठीक है, अब हम यहीं से निकालेंगे। एक क्वेश्चन आता है कि भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य की सुबह होने में और गुजरात की सुबह होने में कितने घंटे का डिफरेंस बैठता। तो हम इसको याद करना तो सीधा लगभग याद कर लेना, तो लगभग कितना, भारत के गुजरात एवं अरुणाचल प्रदेश यानी पश्चिमी और पूर्वी राज्य गुजरात एवं अरुणाचल प्रदेश के समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है। एक्यूरेट अगर पूछे तो 1 घंटे 57 मिनट का है। 1 घंटे 57 मिनट का। ये फैक्ट याद रखना आपको कि यहां पर गुजरात के किसी भी जगह के मुकाबले यहां पर 2 घंटे पहले सुबह हो जाएगी, है ना। समय तो वही रहेगा, परंतु यहां सुबह जल्दी हो जाएगी और यहां सुबह बाद में होगी। ठीक है, ये याद रखना। अब ये इसका कारण क्या है? क्योंकि देखो सबसे पश्चिमी पर कितने देशांतर है? 97 डिग्री 25, तो 97 डिग्री 25। ठीक, और सबसे पूर्वी पर कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट और ये 97 डिग्री 25 मिनट। तो डिफरेंस निकालेंगे तो 29 डिग्री 18 मिनट का डिफरेंस आएगा और लगभग बराबर कितना, 30 मान लो, है ना। कितने का? 30 देशांतर का। और अभी हमने पढ़ा था कि एक देशांतर को पार होने में कितना समय लगता है? 4 मिनट। तो ये है कितने? 30 देशांतर। तो इन्हें कितना समय लगेगा? 30 गुणा 4, तो कितना होगा? 120 मिनट। और 120 मिनट का मतलब कितना होता? 2 घंटे। तो हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं। और सीधा याद रख लेना कि लगभग कितने का अंतर है। दिल्ली पुलिस ने सवाल पूछा था ये, तो लगभग 2 घंटे उसने ऑप्शन दिया था। तो सीधा याद रखना, ये निकालना सीखो। तो इस देशांतर का और इस देशांतर का अंतर लो, उसमें 4 की गुणा कर दो। बिल्कुल सिंपल सा रूल है। तो हमें क्या पता पड़ जाएगी? हमें मालूम चल जाएगा कि समय में कितना डिफरेंस आ रहा। तो ये पॉइंट आपको याद रखना, इसको नोट करें। फिर हम पढ़ेंगे भारत के तटीय राज्यों के बारे में। भारत के तटीय राज्यों के बारे में। देखो, भारत के पश्चिम की तरफ अरब सागर, पूर्व की तरफ बंगाल खाड़ी और दक्षिण में अरब सागर है। तो भारत के कितने, यहां पर महाराष्ट्र, फिर गोवा, फिर क्या, कर्नाटक, केरल, इधर वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश,